रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये किताब सबसे पहले आई थी जिसमें मैं सह-लेखक हूँ। और ये वाली किताब जो है ये इसके बैक फ्रंट पे फ़ोटो छपा था अपना। उसके बाद लोगों में इसकी ब्रांडिंग की गई, लोगों में इसका प्रचार किया गया और खूब प्रचार हो गया। बाद में कोई किताब छपे तो बात अलग है। और उसी के ऊपर लोग बाग कुछ और मतलब बिज़नेस करना चाहें और इसके अलावा कुछ और करना चाहें तो बात अलग है। लेकिन फिर रुपया मूल्य का मापक के बाद जब कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए हमें जब ज़रूरत पड़ी कि किसी आम इंसान को हम कैसे मजबूत करें, तो किताब छापी गई लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। ये जो किताब है, इस किताब में हमने, अगर आप देखेंगे तो जो हेडिंग में भी आप देखेंगे, 5वां जो अध्याय है, जो 5 अध्याय है, बैंकों के विरुद्ध सरफेसी एक्ट 2002, कानूनी लड़ाई के पूरे पहलू हमने इसमें दिए हुए हैं, जो हमारे हथियार हैं, सबसे बड़े हथियार। और इसी किताब को फिर हमने लोगों के बीच हम लेकर के गए। अब 2-2 किताबों को सँभालना लोगों के लिए भी एक विषय है कि 2 किताब हैं। इसीलिए हमने ये तय किया कि जो ये किताब है, रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन, इस किताब को हम इस उलगुलान में शामिल कर रहे हैं। उलगुलान में शामिल करने का पीछे पर्पज़ क्या है कि एक ही किताब आप लीजिए, उसमें इस रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन के सारे बिंदु होंगे, जो इसमें दस्तावेज़ों की बात है। जैसे कि आरटीआईज़ हैं दस्तावेज़, जैसे ये आरटीआई हैं। अब हमारे पास इसकी साफ आरटीआई और ये जो नोट हैं, ये जो दस्तावेज़ हैं, ये दस्तावेज़ कोर्ट के काम के हैं, ये हमारे काम के सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि जितनी भी आरटीआई और दस्तावेज़ हैं, ये हम छापेंगे बेसिकली। ये हम आपको उसका क्यूआर कोड दे देंगे और आप उस क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, उसकी स्कैन कॉपी मिल जाएगी और आप उसे डाउनलोड करके अपने काम में ला सकते हैं दुनिया के लिए, जहां भी उसकी ज़रूरत पड़े। कोई सा भी कानून, जैसे जितने भी एक्ट हैं, कॉइनेज एक्ट 1906 का मूल ये जो रूप है, और 1989 का है, 1882 का है, जैसे पेपर करेंसी एक्ट ये 1882 है। तो इसके साफ कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे आपको और वो सब भी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास में एक दस्तावेज भी हो जाएंगे और एक किताब जो पब्लिश्ड है वो भी हो जाएगी। तो आ, जो ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन है, इस किताब को हम लोग इस उलगुलान में शामिल कर रहे हैं। तो उलगुलान जो किताब है, आप ये समझ कर चलिए कि उलगुलान की खरीदनी है। रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन केवल कोर्ट के लिए रह जाएगी। और जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ आम जनमानस को सीधी सरल भाषा में कन्वर्ट करके मैं आपको इस उलगुलान में इस बुक को दे रहा हूँ। तो एक एक करके हम बिंदुओं को लेंगे ताकि किताब का कोई भी हिस्सा बचे नहीं। मतलब ये नहीं बचे कि कौन सी चीज़ है जिसको हमने इसको लेना था। तो इस बुक में वीडियो हमने बनाई है नीडर इंडिया चैनल के ऊपर, एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन नाम की किताब की वीडियोज़ हैं, जिसमें हम उस किताब को पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो आप वहाँ से उस किताब की बिल्कुल डिटेल्स जान सकते हैं। अब जो आपको यहाँ समझना है, मूल रूप से जो इस भाषा को समझना है कि ये उलगुलान में ऐसा क्या आ जाएगा जो अभी तक समझ में नहीं आया है लोगों को। वो ये नहीं आया है कि बैंक ने जो हमको दिया है वो रुपया क्यों नहीं है, और जो हम बैंक को दे रहे हैं वो रुपया कैसे है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो दुनिया को समझ में आने में दिक्कत आ रही है, और इसी को हम समझाने चलेंगे। जो वीडियोस हमने बनाई है नीडर इंडिया चैनल पर, वो इसको समझने में बहुत मदद करेंगे। ये जो कानून हैं, तरह तरह के कानून हैं, हमने ये आरटीआई डाली है,
इसका क्या पर्पस है कि भाई आपके पास जानकारी है या नहीं, आप इसमें पूरी जानकारी बैंक दे रहा है, आरबीआई दे रहा है या नहीं, ये हम बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि ये हमने पूछा, आधिकारिक रूप से ये जवाब आया। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं कि रुपए का इतिहास जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वो क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों आपको कह रहे हैं पहले सोने का सिक्का होता था, मोहर होती थी, चांदी होती थी और चांदी का सिक्का होता था। ये बताने के पीछे कारण है कि जो आज आपको नोट दिखाई दे रहा है, यदि आप इसे रुपया मान लेंगे, तो भविष्य में जो डिजिट्स आपको देने जा रहे हैं सीबीडीसी में, आप उसको भी रुपया मान लेंगे। और इतिहास में अभी तक जो हुआ कि पहले वाले रुपए को बदलकर, यानी सोने को बदलकर चांदी में तब्दील किया। जैसे सबसे पहले होता है कि 10 रुपए की एक मोहर है, उसी को मोहर को ही मान लिया कि इसी में हम व्यापार करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेन-देन करेंगे। सोने की उपलब्धता कम है ऐसा कह करके, और सोने में वैल्यू ज़्यादा है और थोड़ी वैल्यू चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो चांदी का सिक्का इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि चांदी की उपलब्धता सोने के मुकाबले 10 गुना थी, तो 10 चांदी के सिक्कों के बराबर एक सोने का सिक्का रख लिया। यहाँ पर तक कोई भी जैसे ये आपने देखा ना, 1 तोला शुद्ध चांदी, 1 रुपया रख दिया, 1 तोला शुद्ध सोना 10 रुपया, 1 मोहर। ये रुपए का इतिहास है। ये बता रहा है कि भाई इस तरह से चला। फिर और मतलब वो कानून आए और चीज़ें आई कि भाई देखो क्या है कि ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये किया था, ये सारी जानकारियाँ आ गई, जो आम जनमानस के समझने की बात है। जैसे आप अब ये देखिएगा, कूटकरण का इतिहास, रेगुलेशन एक्ट है। जब कूटकरण का आदेश आता है, कूटकरण का जो पर्पस आता है, वो सबसे पहले आपको ये कूटकरण हुआ 1793 में, ठीक है? पहला जो कूटकरण हुआ इस प्रणाली का, जो स्टार्टिंग में भारत के रुपए का, और 1 मई 1793 की रेगुलेशन 35 लागू किया, और यहीं पर भारत की अर्थव्यवस्था पर गुलामी की मोहर लगी पहले। इसके बाद इस लूट को कानून का रूप दे दिया 27 मार्च 1806 को रेगुलेशन 3, और 21 मार्च 1812 को रेगुलेशन 2, 24 दिसंबर 1818 को रेगुलेशन 14, और 13 जुलाई 1833 को रेगुलेशन 7। फिर 17 अगस्त 1835 को पहला औपचारिक एक्ट लागू किया, एक्ट 17 ऑफ 1835, जिसमें इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया एक्ट कहा गया। अब ये सब क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि जब ये एक्ट बनाए जा रहे हैं और जब कूटकरण हो रहा है, जब फिर 1835 ये आ गया, फिर बाद में आता है 1840 से 1845 तक भारतीय रुपया मानक एक्ट 17 ऑफ 1835, ईस्ट इंडिया कंपनी रुपया और ईस्ट इंडिया कंपनी कूटकरित रुपया, मोहर मानक। अब यहाँ पर जो कूटकरण हो रहा है, दुनिया का जो आदमी है, भारत का जो आदमी है, वो इसे जान ही नहीं पा रहा, क्योंकि अंग्रेजों का जो कानून है वो केवल शहरों तक सीमित है, और गांव का आदमी वैसे ही लेन देन कर रहा है, वहां रुपया है ही नहीं, वहां सोना और चांदी में वो दे ही नहीं रहे हैं। वो अपने पास जो रख रहे हैं वो गोल्ड की फॉर्म में रख रहे हैं मैक्सिमम। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ चलते चलते 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के हाथों में आ गई। जो 1857 की क्रांति आई थी ना, 1855 में उन्होंने एक वो दिया था, नोटिफिकेशन दिया था, और वो कहा था कि भाई अब इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट है उसके हिसाब से कानून हमारे बनेंगे। वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर 1858 को हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ वो कानून नहीं बना रही है, अब बना रही है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया गवर्नमेंट बोल रहे हैं ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। और 23 अप्रैल 1862 को कॉइनेज एक्ट लागू किया, यानी अब यहाँ से कॉइन बदलना चालू होता है। यानी अब ये कह रहे हैं कि भाई, और हाँ सची, जिसने पहले के प्रचलित कॉइनेट एक्ट 1835 के मानक और मूल्य को पूरी तरह अपना लिया। अब इसको समझना यहाँ जरूरी है कि जब 62 में ये कॉइनेज एक्ट आता है,
तो ये 35 के कॉइनेज एक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है एज इट इज, तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। यानी कि वहां तक मानक को, वो जो मानक छेड़ा था उस वक्त अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रुपये में, वो यहाँ पर नहीं छेड़ा जा रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जब कूटकृत रुपया आया, उसका नाम गवर्नमेंट रुपया रख दिया, जो आज भी चलन में है, इसका नाम गवर्नमेंट रुपया है। 4 अप्रैल 1870 को ब्रिटिश शासन ने एक और वॉर किया कि कॉइनेज एक्ट 1870, जो एक्ट 18 ऑफ 1870 के नाम पर ब्रिटिश मुद्रा, सीलिंग और सॉवरेन को भारत पे थोप दिया। और यहाँ पर जो व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स लगने लगा, वो स्वर्ण मुद्रा में लगने लगा। यानी अब जो टैक्सेशन है सोने में होने लगी, तो लोग सोना और चांदी इकट्ठा करने लगे। यहां से गेम चालू होता है लूट का। जब ये देख लेते हैं कि लोगों के पास से सोना खत्म हो गया है, तब वो नया कानून लेके आते हैं। जैसे आज अभी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा 2026 में कि हम सोना नहीं खरीदेंगे, और जो सोना है वो हमें दे दो और उसके बदले में आप हमसे पैसा ले लो, उसकी कीमत ले लो। तो गोल्ड हम उनको दे देते हैं, और जब उनसे कीमत ले लेते हैं तो वो कीमत जब आप बैंक में जमा करा देते हो तो वापस नहीं मिलेगी, वो डिजिट के रूप में रहेगी। बोलेंगे डिजिटल हो गया अब तो सब कुछ। तो गोल्ड खत्म, उसके बाद आपका नोट खत्म, और फिर डिजिट्स में आ जाएगा, और फिर वो टोटल कंट्रोल वहां से आएगा। हर बार इन्होंने ऐसे ही किया है। इन्होंने जब भी किया, सिक्का अधिनियम, मतलब ये अलग अलग तरह से ये चलते रहे, ये कॉइनेज एक्ट इस तरह पास। फिर 1906 में ब्रिटिश इंडिया संसद, जो ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट थी, उसके द्वारा भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 पारित हुआ, यानी कॉइनेज एक्ट 1906। अब कॉइनेज एक्ट 1906 में इन्होंने क्या खेल खेला कि जो एक्ट 18 था 1835 का, एक्ट 13 था 1862 का, और जो ब्रिटिश मुद्रा वाला कॉइनेज एक्ट 23 था 1870 वाला, उसको जो का त्यों ले लिया कॉइनेज एक्ट 1906 में। उसकी धारा 15 जो आज भी ब्रिटिश शोषण की गवाही दे रही है, और वो अभी तक बदला नहीं गया है, उसी को फिर 1934 के जो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें फिर ये लिया गया। फिर वही आज भी चलन में है। इसका जिंदा प्रमाण कॉइनेज एक्ट 1862, यानी कॉइनेज एक्ट 1862 को ही 1906 वाला कॉइनेज एक्ट बोला गया, एज इट इज थोप दिया गया, और वही चल रहा है। यानी आज भी जो भारत में रुपया प्रचलन में है, वही गवर्नमेंट रुपया है, जिसका जन्म 1862 के ब्रिटिश कानून से हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज भी ये जो नोट जब तक चलता रहेगा, जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो चला, वो यूं का यूं ही वही चीज है जो अंग्रेजों ने हम पर थोपी थी। उस वक्त ब्रिटेन ने 1925 में रॉयल कमीशन भारत में भेजा, और गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने का, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड लाने का प्रावधान रखना था, जिसका विरोध केवल और केवल हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और प्रोफेसर केन्स ने जो है इसके ऊपर बहुत बहस की थी डॉक्टर अंबेडकर से। उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गरीब और गरीब होता चला जाएगा, और अमीर और अमीर होता जाएगा, अगर तुमने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और उसका जो भुगतान है वो आज के टाइम पर हमारी अगली जनरेशन्स कर रही हैं। इसी चीज़ को आगे चलाते गए। अब जैसे गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन और गोल्ड सर्टिफिकेट्स जो हैं, वो हमको थोपने की जो जिम्मेदारी ले ली, वो 1933 में ले ली। यानी अभी देखो क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझना है हमको, कि जब कोई बहस कर रहा है हमसे, बैंक वाला व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति, तो वो आपसे बहस कर रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था। जब भारत में आरबीआई एक्ट 1934 आता है, और उसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, उससे पहले 1933 में अमेरिका में एक ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, जिसमें वो 1 मई 1933 के बाद उससे पहले के जितने भी गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन है, इन सबको कहते हैं कि तुम ये फेडरल रिजर्व बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएंगे, और तुम इनके बदले में नोट ले लो। यहाँ से खेल चालू होता है। तो हम कहेंगे कि सोने के बदले में और चांदी के बदले में जो नोट मिलने चालू हो गए थे, ये तो पूरी दुनिया में हुए थे। अब देखो यहाँ पे देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है ये, इन्होंने छापी है, और कहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रॉप्ड फॉर द प्रेजेंट टू लिफ्ट द प्राइसेस एंड एड अवर ट्रेड पोजीशन, प्लान्स फॉर कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन ड्राफ्टेड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है अमेरिका के अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रॉप कर दिया, तो क्या भारत के लोग उसको एज इट इज मान लेंगे? यदि ऐसा है तो इसका मतलब तो हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं है
यदि ऐसा नहीं है, तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई भारत के रुपए का जो कूटकरण आपने किया है, वो किस कानून के तहत किया है? यदि उसका अधिकार तुम्हारे पास है, यदि कानून में कोई प्रोविज़न है, यदि पार्लियामेंट के पास वो अधिकार है कि तुम उसका जो अवमूल्यन है वो कर सकते हो, तुम उसका स्टैंडर्ड छेड़ सकते हो, तो वो संविधान की कौन-सी धारा कह रही है कि तुम रुपए का स्टैंडर्ड तोड़ सकते हो? यदि कोई धारा ऐसी नहीं है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जिसने भी रुपए का मानक तोड़ने की ज़रूरत की है, उसने देश के साथ गद्दारी की है। और ये रिज़र्व बैंक की जो स्थापना होती है, ये इसीलिए हुई है कि भारत को लूटा कैसे जाए। भारत के जो नोट हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के, उसमें पहले ये प्रॉमिस आता था, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ डैश रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। इसको अभी अंग्रेजी में ऐसा कर दिया, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ रुपीज़ दिस, और हिंदी में भी अब छापने लगे कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। जब इस सूचना को मांगा गया 2018 में, आप यकीन मानिए इसको 2021 तक भी नहीं दिया गया। और बाद में जब ये इस किताब में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही बहुत है कि आरबीआई ने ये मान लिया कि हाँ, हमने रुपए के ऊपर जो प्रॉमिसरी नोट लिखा था, उसको बदला है। अब केवल और केवल इतना ही आप माँग लो ना, डिमांड कर लो कि क्या आरबीआई के गवर्नर का प्रॉमिस बदलना इनकी पावर में शामिल था? क्या वो बदल सकते थे? तो इतने में ही बहुत समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम अगर इतना ही मांग लें कि भाई किस कानून के तहत तुमने ये बदला है, हमें खाली इतना बता दो, और किसने बदला है, बस यही बता देंगे, उसी में फंस जाएंगे। अगर कोई कानून नहीं है तो बदलना क्यों? अब गांधी का फोटो कब लगा? 10 के नोट पे 96 में, 50 के नोट पे 97 में, 500 के नोट पे 97 में, और 1000 के नोट पे 2000 में, और 20 के नोट पे 2001 में। 5 रुपए के नोट पर गांधी का फोटो 2001 में लगाया। अब इसमें किसकी सरकारें थी? गांधी का फोटो क्यों लगाया? क्योंकि हमें लगा कि सत्य का पुजारी थे महात्मा गांधी, उनकी फोटो लगा देंगे तो रुपए पे कोई डाउट नहीं करेगा। अब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कूटकरण अपराध है, बस इसी को समझ लो आप खाली। और जब इसको अब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 में, इसको जब आप ये समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रुपए को कॉइनेज एक्ट 1862 में जो का त्यों अपना के उसका नाम बदल दिया गवर्नमेंट रुपया, लेकिन मूल संरचना वही रखी। समझे आप? अब बाद में उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बदल करके सोने चांदी की गारंटी हटाकर केवल समर्थन के नाम पर चलाया गया। ये भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सीधा कूटकरण है, ये फॉर्जरी है, ये काउंटरफिटिंग ऑफेंस है। और भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 178 से 188 तक सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के कूटकरण अपराध का विवरण करती है। ये जो भारतीय न्याय संहिता क्या कह रही है कि किसी भी सिक्के या नोट के मानक धातु आकार का जानबूझकर परिवर्तन करना, मुद्रा वैध मुद्रा की नकली प्रतिकृति बनाना या जारी करना, किसी नोट सिक्के को अवैध तरीके से परिवर्तित करके वैध बताना गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा आजीवन कारावास तक है। पुराना जो आईपीसी है उसमें अध्याय 18 की धारा 489 का ABCDE तक इन्हीं को परिभाषित करती है। यानी कि वो कह रहा है कि अब इसमें जब समझो कि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी रुपए को नाम बदलकर गवर्नमेंट रुपया कहा गया और उसका स्वर्ण मान और मूल गारंटी समाप्त कर दी गई, तो वो जो वैधानिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से, लीगल रूप से उसको अल्टर्ड और काउंटरफिटेड माना जाएगा। तो इसलिए उस मुद्रा की जो विधिक पहचान है वो उसके मानक मूल्य या तो उसके स्टैंडर्ड से होती है, या उसके धात्विक मूल्य या उसके मेटल के मूल्य से होती है, या उसकी गारंटी से होती है। तो अगर उसका मानक मूल्य भी नहीं है, उसका कोई धात्विक मूल्य भी नहीं है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, तो फिर क्या भाई? तो ये काम कूटकरण की परिभाषा में आता है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि कूटकरण किया गया है, और इसी में रिजर्व बैंक ऑफ
आरबीआई एक्ट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसकी धारा 33 कहती है कि बैंक द्वारा जारी सभी नोट पात्र संपत्तियों द्वारा समर्थित होंगे। तो समर्थन को गारंटी बताना, भ्रमित करना या प्रत्याभूत शब्द का प्रयोग करके कानूनी अर्थ बदल दिया जाए तो ये प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि अधिनियम का उल्लंघन और जनता के साथ धोखाधड़ी है। ये हमको समझना है। यानी कई बार लोग धारा 33 का जिक्र करेंगे, 33 का, उसमें जो शब्द है वो समर्थन है, प्रत्याभूत है, गारंटीड उधर से गारंटीड है और उधर से प्रत्याभूत है, प्रत्याभूत समर्थन है। ये गड़बड़ है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप सोच कर देखिए, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि रात में हमने मून देखा, वी सॉ मून एट नाइट, और फिर हिंदी लिखो कि रात्रि में हमने सूर्य के दर्शन किए। ये तो कैसे हो सकता है यार? आप अंग्रेजी में लिख रहे हो मून, हिंदी में लिख रहे हो सूर्य। यहाँ पर भी वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं गारंटीड और हिंदी में लिख रहे हैं प्रत्याभूत। प्रत्याभूत देखो क्या है, समर्थन है। तो आरबीआई ने जो जवाब दिया कि वो किसी स्वर्ण या वास्तविक गारंटी नहीं है बल्कि समर्थित संपत्ति के नाम पर जारी होते हैं। समर्थित संपत्ति क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कर दिया खास तौर पे। तो ये फोरफिटेड आएगा इसमें, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम कोर्ट में खड़े होंगे तो इसमें फोरफिटेड ही आएगा। और ये राष्ट्रीय अपराध है किसी संस्था के नाम पे, किसी सरकार के नाम पे, कि अगर कोई आदमी इस तरह की हरकतें करता है तो। और चांदी के रुपए में पहला कूटकरण 1940 में होता है। जैसे ही कूटकरण करते हो, यानी अगर आप बात करते हो कि 11 मार्च 1940 को सैकड़ों साल से चले आ रहे गवर्नमेंट रुपए का ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कॉइनेज एक्ट 1906 के द्वारा निर्धारित रुपए के मानक का कूटकरण करके, उसका प्रामाणिक दस्तावेज है एक्ट 16 ऑफ 1940। ये कूटकरण गवर्नमेंट रुपए का पहला कूटकरण था जिसमें भारत की बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती चली गई। और कॉइनेज एक्ट 1906 का जो 1940 में किया गया कूटकरण है वो विधि शून्य है। विधि शून्य मतलब कानूनी रूप से नल एंड वॉइड है। रुपए का कोई संशोधन नहीं होता। ये वैध या वो वैध है या वह अपराध है। आप समझिए इस बात को। यानी असली जो लाइन है जो आपको याद रखनी है वो है कि रुपए में कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। या तो वो लीगल रुपया है या वो अपराध है उसको छेड़ना, बस बात खत्म। जो नेताजी वाले रुपया है उसको, वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है पूरा का पूरा, कि शुद्ध चांदी का 1 रुपया और शुद्ध सोने का 10 रुपये की एक मोहर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि भारत को बचाना चाहते हो तो यही एकमात्र रास्ता है। इसको इसी तरीके से हमको लॉन्च करना पड़ेगा, इसी तरीके से लॉन्च करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज़ाद हिंद के जो नोट हैं वो इसी तरीके से चलाए जाएंगे। ये यदि हम इस कैलकुलेशन में आएंगे, फिर ये लूट है, इस लूट का एक्सप्लेनेशन यदि हम देते हैं तो ये दिया जाएगा। उसके बाद हम खाली इतना ही बताएंगे, इसको भी हम तरीके से बताएंगे, इसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे, सब बता देंगे कि किस किस की लूट कैसे हुई है, किसान की, मजदूर की, आईएएस अफसर की कैसे हुई है, और ये विश्लेषण कर लेंगे। फिर नोट कैसे छपता है ये बता देंगे, नोट छपने का तरीका क्या है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मुद्रा किसको कहते हैं, मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं, ये एक पॉइंट है जिसको मुद्रा के मूल्य के रूप में हम बता देंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद मुद्रा प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम जो है अभी इस टाइम पर असंवैधानिक है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। कूटखरीद रुपया, यानी कि अभी हम इस पेज में जब हम बात करते हैं, रेगुलेशन एक्ट आए, दूसरे एक्ट आए, इनका इतिहास अगर आपको देखना है तो हम आपको ये रुपया मूल्य का मापक जो किताब है उसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, पूरी की पूरी किताब का। और आप वो किताब का पीडीएफ, उसमें से पीडीएफ में से काम की बात आप छांट लीजिएगा, और जो उलगुलान है वो किताब आपको अपने पास परिभाषित रूप से रख लेनी है। उसके बाद ये पेज नंबर 100 के बाद तो सारा का सारा ये दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज आपको वैसे मिल जाएंगे क्योंकि ये कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, बाद में हम इनको
अच्छे से डाल देंगे।